नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सेंटर ऑफ मास। ऑफ ए सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स। मीनिंग लास्ट टाइम हम डिस्कस कर चुके हैं सिस्टम ऑफ 2 पार्टिकल्स के लिए हमें पोजीशन वेक्टर फॉर द सेंटर ऑफ मास हमने फाइंड आउट किया था। आज हम पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करेंगे फॉर द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स, जिसके अंदर n पार्टिकल्स हैं। हम ऐसा सपोज कर लेते हैं कि हमारे सिस्टम के अंदर जो है n पार्टिकल है और पार्टिकल्स का मास जो है, मान लो हमारे पास सिस्टम में कितने लेट m1 m2 m3 and so on up to mn and r1 r2 r3 and so on rn। be the mass and position vector of the particles respectively। मीनिंग हम ये कंसीडर करते हैं हमारे पास n पार्टिकल है। फर्स्ट पार्टिकल का मास अगर m1 है उसका पोजीशन वेक्टर क्या आ जाएगा r1। सेकंड पार्टिकल का मास m2 है तो उसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा r2। ऐसे ही mn rn। तो पोजीशन वेक्टर हम इसको जनरलाइज करेंगे। पोजीशन वेक्टर फॉर द सेंटर ऑफ मास क्या आएगा हमारा, ये आएगा m1 r1 m2 r2 m3 r3 एंड सो ऑन अप टू mn rn डिवाइड बाई टोटल मास आ जाएगा डिवाइड में m1 प्लस m2 प्लस m3 एंड सो ऑन अप टू mn। या इसको अगर हम चाहे तो समीशन की फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं। पोजीशन वेक्टर फॉर द सेंटर ऑफ मास समीशन लगाएंगे और स्टार्ट करेंगे i इज इक्वल टू 1 से i इज इक्वल टू 1 और कहाँ तक जाएंगे i की फाइनली वैल्यू जो है i इज इक्वल टू n और यहाँ पे राइट करेंगे mi ri और डिवाइड में भी सेम ऐसे ही आ जाएगा समीशन i इज इक्वल टू 1 टू n एंड mi। तो ये हमारा पोजीशन वेक्टर हो जाएगा किसके लिए, सेंटर ऑफ मास के लिए। या हम समीशन ऑफ mi को टोटल मास भी लिख सकते हैं बॉडी का। अगर हम इसको टोटल मास पोज करें तो mi ri i इज इक्वल टू 1 टू n डिवाइड बाई क्या लिख सकते हैं इसको, कैपिटल M, क्योंकि ये जो टर्म हमारे पास है ये क्या हो जाएगी, टोटल मास हो जाएगी बॉडी का। तो दिस इज़ फार्मूला फॉर द पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास। हम इसको कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं। तो कोऑर्डिनेट्स भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम सपोज करें RCM को हम राइट करते हैं XCM एक्स कंपोनेंट एक्स एक्सिस के लॉन्ग पोजीशन आ गई, YCM J कैप एंड ZCM K कैप। मीनिंग ये x कोऑर्डिनेट हो गया सेंटर ऑफ मास का, ये y कोऑर्डिनेट हो गया और ये z कोऑर्डिनेट जो है किसका हो गया, सेंटर ऑफ मास का। तो सेम ऐसे ही हम R1 को राइट कर सकते हैं x1 I कैप y1 j कैप एंड z1 k कैप। R2 को राइट कर सकते हैं हम x2 I कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। ऐसे ही हम Rn को भी राइट कर सकते हैं पोजीशन वेक्टर की टर्म में xn I कैप प्लस yn j कैप प्लस zn k कैप। हम ऐसे जो है इसको कंपोनेंट्स की फॉर्म में जो है राइट कर सकते हैं पोजीशन वेक्टर को। तो अगर फार्मूला हम यहाँ पर बनाते हैं तो फार्मूला हमारा जो है कंपोनेंट्स की फॉर्म में आएगा कंपेयर करने के बाद। तो जो RCM था हमारा उसको हमने लिखा XCM I कैप YCM J कैप एंड ZCM K कैप। तो इसकी राइट साइड में जो टर्म थी ये समीशन में जो आई थी हम इसको भी राइट कर सकते हैं समीशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 टू n mi ri को क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे xi I कैप y i j कैप एंड z i k कैप। ठीक है, हम इसको ऐसे राइट कर सकते हैं डिवाइड बाय टोटल मास। तो यहाँ से अगर i और j कंपोनेंट्स को i j और k कंपोनेंट्स को हम कंपेयर करें
तो पोजीशन वेक्टर आ जाएगा एक्स एक्सिस के लॉन्ग, एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा सेंटर ऑफ मास का। देखो ये आई कैप इसके साथ है, इधर आई कैप जो इस टर्म के साथ है, साथ में एम आई भी है इसके, तो ये हो जाएगा एम आई और एक्स आई हो जाएगा यहाँ पे एक्स आई, आई इज इक्वल टू 1 to n और डिवाइड बाई टोटल मास। तो ये हमारा एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा पोजीशन वेक्टर का। इसको हम अगर सिंपली राइट करना चाहे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x1 m1 x2 m2 एंड सो ऑन xn mn, या अगर m को आप पहले लिखना चाहते हो पहले भी लिख सकते हो। तो ये आ जाएगा डिवाइड में m1 प्लस m2 प्लस सो ऑन अप टू mn। दिस इज x कोऑर्डिनेट ऑफ द पोजीशन ऑफ x कोऑर्डिनेट फॉर द कोऑर्डिनेट आ जाएगा। सेम इसी मैनर में हम y कोऑर्डिनेट भी राइट कर सकते हैं पोजीशन वेक्टर के लिए। सेंटर ऑफ मास के लिए पोजीशन मीनिंग y कोऑर्डिनेट जो आएगा सेंटर ऑफ मास का, दिस इज इक्वल टू y1, या m1 को पहले लिखना m1 लिख सकते हो, m2 y2 एंड सो ऑन अप टू mn yn, और डिवाइड बाई क्या आ जाएगा m1 प्लस m2 एंड सो ऑन अप टू mn। हम इसको ऐसे राइट कर सकते हैं। और समीशन की टर्म में राइट करना तो समीशन की टर्म में भी हम राइट कर सकते हैं mi yi, और यहाँ पे आएगा i इज इक्वल टू 1 to n एंड डिवाइड बाई टोटल मास। टोटल मास को हम बाहर भी लिख सकते हैं 1/m। तो ये हमारा पोजीशन वेक्टर मीनिंग क्या है, ये क्या आ गया हमारा y कोऑर्डिनेट आ गया इसका सेंटर ऑफ मास का। सेम ऐसे ही हम z कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हैं ZCM। तो ये क्या आएगा 1/m, यहाँ आ जाएगा समीशन mi, यहाँ zi हो जाएगा i इज इक्वल टू 1 to n। तो ये हमारा z कोऑर्डिनेट आ जाएगा पोजीशन वेक्टर के लिए, z कोऑर्डिनेट आ जाएगा सेंटर ऑफ मास के लिए। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ZCM इज इक्वल टू m1 z1 m2 z2 एंड सो ऑन अप टू mn zn। अगर n पार्टिकल सिस्टम में तो डिवाइड में क्या आएगा m1 प्लस m2 एंड सो ऑन अप टू कहाँ तक ऐड करते जाएंगे nth पार्टिकल तक का मास जो हमें क्या कर लेना है ऐड। तो ये हमारे कोऑर्डिनेट्स की टर्म में हो गया पोजीशन जो सेंटर ऑफ मास हमने फाइंड आउट किया है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है पोजीशन वेक्टर फॉर द सेंटर ऑफ मास। हमें फाइंड आउट करना है पोजीशन वेक्टर, या हम ये भी कह सकते हो सेंटर ऑफ मास ऑफ ए रिजिड बॉडी। रिजिड, अब रिजिड बॉडी क्या होती है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए व्हाट इज़ रिजिड बॉडी। तो रिजिड बॉडी क्या होती है, ए रिजिड बॉडी इज कंसिस्ट ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बनी होती है। इट डज़ नॉट शो एनी चेंज इन इट्स कन्फिग्रेशन, मीनिंग क्या है, रिजिड बॉडी की कन्फिग्रेशन में कभी कोई चेंज नहीं आता है। ए बॉडी in which there is no change in its configuration कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं आता है। on applying a force on it, on applying a force ऑन इट, मीनिंग अगर किसी बॉडी के ऊपर कोई फोर्स लगाया जाए और उसकी कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज ना आए, ऐसी बॉडी को हम बोलते हैं रिजिड बॉडी। तो कोई भी वुडन ब्लॉक जो होता है या कोई स्टोन जो लेते हैं हम, जो भी हार्ड ऑब्जेक्ट है उनको हम रिजिड मान के चलते हैं, बट परफेक्टली रिजिड कोई भी बॉडी नहीं होती है। रिजिड बॉडी जो है रेगुलर शेप की हो सकती है और इरेगुलर शेप हो सकती है। तो ऐसी बॉडीज़ का अगर हमें मूवमेंट हमें क्या फाइंड आउट करना है, सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करना है किस तरह की बॉडी का। इफ़ a rigid body is irregular या has an irregular shape, ऐसी शेप है, इरेगुलर शेप है या नॉन यूनिफॉर्म शेप है, यानी कि मास का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म नहीं है, और नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉन यूनिफॉर्म, मीनिंग यूनिफॉर्म नहीं है, कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है।
तो ऐसी बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो कहाँ पर लाई करेगा, तो ऐसी बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास हम फाइंड आउट करेंगे तो कैलकुलस मेथड या इंटीग्रल कैलकुलस से हम फाइंड आउट करते हैं। इट्स सेंटर ऑफ मास कैन बी मेजर्ड या कैन बी कैलकुलेटेड with the help of इंटीग्रेशन कह सकते हो आप, इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस से जो है हम इसको मेज़र करते हैं, यानी कि इंटीग्रल मेथड का हम यूज करेंगे। अब अगर हम कुछ ऑब्जेक्ट्स देखें, बॉडी अगर सिमेट्रिकल शेप की है तो उनका जो पोजीशन वेक्टर आएगा सेंटर ऑफ मास का, वो कहाँ पर लाई करेगा, तो मीनिंग पोजीशन जो सेंटर ऑफ मास की जो पोजीशन आएगी, द पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास फॉर ए सिमेट्रिकल, कैसी शेप, अगर सिमेट्रिकल शेप है तो सिमेट्रिकल शेप के लिए पोजीशन वेक्टर कहाँ लाई करेगा, एट द सेंटर ऑफ सिमेट्री, सिमेट्री के सेंटर पे लाई करेगा या ऑन द एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ऑन द एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो है वहाँ पे लाई करेगा। मीनिंग नॉन रिजिड के लिए, मीनिंग जो इरेगुलर शेप है उसका कहीं भी आ सकता है, बट जो सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है जैसे स्फीयर है हमारे पास कोई, तो उसका जो पोजीशन लाई करेगी, जो पोजीशन होगी सेंटर ऑफ मास की, वो उसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री या उसके सेंटर पर ही लाई करती है। तो अगर हम सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट के कुछ केस लें, इन केस ऑफ स्फीयर का केस लें अगर हम, या डिस्क का केस लेते हैं, ठीक है, या पैरेललोपाइप्ड का केस लेते हैं, इसका केस लेते हैं, पैरेललोपाइप का केस लेते हैं, तो ये सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट होते हैं हमारे, इनकी शेप जो है सिमेट्रिकल होती है। इनका जो सेंटर ऑफ मास होगा, द सेंटर ऑफ मास लाइज एट सेंटर ऑफ स्फीयर, सेंटर ऑफ स्फीयर पर जो है मास इनका जो है लाई करेगा, पोजीशन लाई करेगी स्फीयर के सेंटर पे, और ऐसे डिस्क के भी सेंटर पे और पैरेललोपाइप के भी जो है सेंटर पे लाई करेगी, तीनों के सेंटर पे ही लाई करेगी, इन तीनों के लिए। क्लियर है? तो मीनिंग क्या है यहाँ पे, जो सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है उनके लिए उनका पोजीशन जो है सेंटर ऑफ मास की पोजीशन क्या आएगी, इनका सेंटर जो होगा उसी के ऊपर जो है लाई करेगा। तो नेक्स्ट केस हमारे पास गिवन है, अगर हम सेकंड केस लेते हैं, इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग, यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग का केस लेते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग। तो यूनिफॉर्म है यानी कि उसकी थिकनेस जो है वो इक्वल है हर जगह पर, और मास का डिस्ट्रीब्यूशन भी क्या है, वो भी इक्वल है। तो सेंटर ऑफ मास रिंग के सेंटर पे लाई करेगा, कहाँ पे लाई करेगा, सेंटर ऑफ मास लाइज एट इट्स सेंटर, इसके सेंटर पर लाई करेगा, बिल्कुल सेंटर ऑफ मास। तो ये इसकी पोजीशन होगी, बड़ा इंपॉर्टेंट केस है। नेक्स्ट हम करते हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ ए यूनिफॉर्म थिन रॉड। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा है सेंटर ऑफ मास